रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन, तो देखो दोनों एक्सट्रीम बातें हैं नहीं। रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन फर्म एग्जिस्टेंस में आएगी, डिसोल्यूशन मतलब जिस दिन फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अपने आप को ऐसे जॉय के साथ पढ़ाया करो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल कैजुअल नहीं ये लाइन पढ़े जा रहे हैं। मन धीरे धीरे वहीं ले जाएगा, पर बार बार उसको खींच के वापस इस पे लाओ कि यार इसके अंदर देखो कैसे इजीली पढ़ सकते हैं हम। आगे देखो, रजिस्ट्रेशन के नाम पे उसने ये जो चार्ट दिया है उसके अंदर इतने टॉपिक्स वो कवर करने वाला, नीचे सिर्फ टॉपिक्स लिखे, ये कोई उसकी कैटेगरीज नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन में जो टॉपिक नंबर 1 है वो है मोड अफेक्टिंग रजिस्ट्रेशन। दूसरा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में तो 11th-12th में भी पढ़ा है। अगर रजिस्टर नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, याद करो जरा थ्योरी थोड़ी सी। अगर रजिस्टर नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं कि अपने पास इसका ज्ञान नहीं है, लॉ पढ़ेंगे, वो लॉ का के बारे में ही हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा दिमाग, वही कह रहा हूँ ना, अगर कोई चीज आपको आती है तो आप ऐसे मत पढ़ो उसको कैजुअली, थोड़ा तो अपने अंदर पहले उसका प्रिपरेशन कर लो कि मुझे तो इसके बारे में ये पता है। उसको कुछ यू कैन से लिमिटेशन फेस करनी पड़ती, ऐसी फर्म जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसको कुछ लिमिटेशन फेस करनी पड़ती हैं। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं? 3 तरह की लिमिटेशंस होती हैं। पहली लिमिटेशन ये होती है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स पे सूट फाइल नहीं कर पाएगा, ये एक हो गई। वो फर्म पे सूट फाइल नहीं कर पाएगा कलेक्टिवली, है ना, दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट नहीं, फर्म के अगेंस्ट नहीं। लेकिन अच्छा, फर्म दूसरों पे सूट फाइल नहीं कर पाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया कि दूसरे पार्टनर या फर्म पे सूट फाइल नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि फर्म दूसरों पे सूट फाइल नहीं कर पाएगी, दूसरे मतलब आउटसाइडर, थर्ड पार्टीज पे। लेकिन तीसरी बात ये कहती है कि दूसरे लोग आपके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं और पूरी फर्म को लायबल बना सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंस है जो नॉन रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जिसको पता है। बेसिकली फर्म की सारी असेट और लाइबिलिटीज को हम बेच देते हैं। वाह, क्या लाइबिलिटी बेच लोगे? हाँ, असेट बेचते हैं, उससे जो पैसे आते हैं उससे लाइबिलिटी पे कर देते हैं, उसके बाद पैसे बच जाते हैं तो वो आपस में बांट लेते हैं। तो एक ऑर्डर दिया हुआ है डिसोल्यूशन में कि असेट से जो पैसे आए सबसे पहले किसको दोगे। अरे वाह, क्या बात करी तूने। फर्म में प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं ये बता दो। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड डेट जो है पहले वो पे करेंगे, फिर अनसिक्योर्ड डेट और लोन आउटसाइडर्स को पहले पे कर देंगे, उसके बाद अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वो पे कर देंगे, और उसके बाद पैसा बचता है तो फिर पार्टनर की कैपिटल रीपे होती है। कुछ समझ में आया क्या? सर कैपिटल के बाद भी पैसा बच गया तो? कुछ भी फालतू बात है, कैपिटल के बाद कभी पैसा बच ही नहीं सकता। क्यों सर? बैलेंस शीट जब बनी होती है तो जो असेट होती है और जो बैलेंस शीट होती है वो मैच होती है ना। आपने असेट बेच के जब लाइबिलिटी पे कर दी तो मैक्सिमम आपके पास क्या है बांटने के लिए? कैपिटल ही तो है। नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसा कुछ मन से कहानी मत बनाओ। तो मैंने नहीं बनाई, तुमने कहा कि उसके, मैंने पूछा कि उसके बाद क्या होगा तो बोले उसके बाद और बचेगा तो और बांट लो। अरे कैसे बांट दोगे, है ही नहीं कुछ आप। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो बोलनी मत इसमें, इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, उनका कोई शेयर होता है इसमें, वो तो ऑनर होते हैं उधर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इस पे हम बात करेंगे। डिसोल्यूशन, अब ये लॉ की बात है, वो तो थोड़ा अकाउंटिंग बात हो गई थी, वो तुमने पढ़ रखा था, उसका बेस मैंने याद दिला दिया। यहाँ पे लीगल बातें होंगी, जैसे विदाउट इंटरवेंशन डिसोल्यूशन। विदाउट इंटरवेंशन मतलब जिसमें कोई कोर्ट आके कुछ नहीं कर रहा है, म्यूचुअल कंसेंट से डिसोल्यूशन हो रहा है, या ज्यादा लोग इंसॉल्वेंट हो गए इसलिए हो रहा है, या एक से ज्यादा, मतलब इतने पार्टनर्स की डेथ हो गई कि अब 2 पार्टनर भी नहीं बच रहे, ऐसा कुछ, ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती है ना, तो वो सब आ जाएंगी इसमें। इसीलिए सेक्शन 42-43 है ये। और इसमें है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये वो मामला आ जाएगा कि कोर्ट के ऑर्डर की वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है।
तो देखो ये जो मल्टीपल चीजें थी वही नीचे लिखी है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, जिसे आप जो एक्टिविटी करते थे वो इलीगल इम्पॉसिबल हो गई है तो करना पड़ेगा डिसोल्यूशन, लीगलिटी की वजह से इम्पॉसिबल हो गई या अदरवाइज इम्पॉसिबल हो गई तो करना पड़ेगा डिसोल्यूशन। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से डिसोल्यूशन हो रहा है ना, कोई कानून ऐसा आ गया जो उसने कह दिया कि आज से ये एक्टिविटी बंद होगी तो आपकी पार्टनरशिप तो उसी पे चल रही है तो फिर तो वो बंद करना ही पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी, इसमें डेथ वेथ सब आ गई, और एक पार्टनर तुम्हारा सरक गया, उसने बोला आज से ये फॉर्म खत्म, क्या उसके नोटिस देने से डिसोल्यूशन हो जाएगा? यस, अनलेस अदरवाइज एग्रीड इन द, यस। तो एक पार्टनर काफी है ये बोलने के लिए कि आज से अपन डिसॉल्व, भले 10 पार्टनर हो उस फॉर्म में और 9 की इच्छा ना भी हो तो भी होगी डिसॉल्व। ये वो वाली बात है, नोटिस भेज दिया उसने, डिसोल्यूशन। कोई डाउट है तो बताओ। बस इतना ही चैप्टर है और क्या। ध्यान दो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स, सेक्शन 58, तुमसे पढ़वाऊं? ध्यान दो जल्दी से। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मे बी अफेक्टेड बाय, may be affected at any time, sending by post and delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, statement in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee. The statement shall be signed by all partner or by their agent specially authorized in this behalf. दो बातें लिखी हैं 58 में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है एनी टाइम। ऐसा नहीं है कहीं कि भैया जब आप पहली बार एग्जिस्टेंस में आ रहे हो, पहली आज ही एग्रीमेंट बना है तो इसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है वगैरह, कुछ नहीं ऐसा। एक साल फॉर्म चलाते हो गया तुम्हें, तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आज मन हुआ, यू कैन डू सो। कराने के लिए करना क्या होगा, आप कहां बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस प्लेस क्या है ना। तो प्लेस ऑफ बिजनेस जहां है, अगर मेरा बिजनेस प्लेस उज्जैन में है तो मैं उज्जैन, जिस एक एरिया बटा हुआ है हर जगह के, मतलब पूरा इंडिया एरियाज में बाइफरकेटेड है, उस एरिया का जो रजिस्ट्रार है उस रजिस्ट्रार के पास जाके एप्लीकेशन देनी है। तो बस यही लिखा है, अ फर्म में रजिस्टर इटसेल्फ एनी टाइम बाय सेंडिंग अ पोस्ट और डिलीवरिंग। तो दोनों तरीके हैं, तुम चिट्ठी भेज सकते हो, तुम बाय हैंड जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो पोस्ट कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड। एक मिनट, यहां पे क्या लिखा है, एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। ये इसलिए लिखा है कि सपोज मेरा बिजनेस तो 4 जगह है, अभी तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरा बिजनेस उज्जैन में, पर मैं कह रहा हूं मेरा बिजनेस है उज्जैन, रतलाम, इंदौर, भोपाल, 4 जगह। तो मैं कहां जाऊं सर, एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म is situated or proposed to be situated, कहीं भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि हेड ऑफिस जहां होगा वहां पे कुछ, ऐसा कुछ नहीं। 4 प्लेस है बिजनेस की, मुझे रजिस्टर भोपाल कराना है, करा सकते हो, रतलाम कराना है, करा सकते हो। और बाद में लिखा है प्रपोज टू बी सिचुएटेड, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो फिर फॉर्म एग्जिस्टेंस में लाओगे या उसके ऑपरेशन बाद में चालू करोगे, यू कैन डू सो। तो एग्जिस्टिंग फॉर्म भी रजिस्टर हो सकती है, प्रपोज फॉर्म भी रजिस्टर हो सकती है। जे अगर एक ही प्लेस पे बिजनेस कर रही है तो सवाल ही नहीं आया, लेकिन अगर मल्टीपल प्लेसेस हैं उसके बिजनेस की तो किसी भी बिजनेस प्लेस के एरिया में रजिस्टर हो सकती है, ये फ्रीडम भी है। और रजिस्टर होने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको भेजने हैं रजिस्ट्रार के पास, वो आप पोस्ट से भी भेज सकते हो, बाय हैंड भी भेज सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक लिखा है प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब फी। ये प्रिस्क्राइब वर्ड क्या होता है, आप अपनी मन से एप्लीकेशन नहीं लिखोगे, उन्होंने दे रखा है फॉर्म,
उसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से, मिलता है वो फॉर्म कहीं फिजिकल कॉपी में, तो वो लेके आओ, उसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन जाएगी। तो फॉर्म भी प्रिस्क्राइब्ड है और फीस भी प्रिस्क्राइब्ड है, फीस भी उतनी ही देनी है। कोई डाउट है तो बताओ। वो बोल रहा है इस फॉर्म में ये स्टेटमेंट आपको देना है कि मैं रजिस्टर कराना चाहता हूं। अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब फी स्टेटिंग, और इस स्टेटमेंट में ये सब चीजें कम से कम लिखी होनी चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फर्म का नाम होना ही चाहिए, प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होनी ही चाहिए, नेम्स जो जो पार्टनर बनना चाहते हैं नेम्स, और अच्छा एक मिनट वो तो नीचे है, नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेस। ये वो हो गई बात कि आप अपनी एक प्रिंसिपल प्लेस बता रहे हो, बाकी सब अदर प्लेस बता रहे हो, ऐसा बाइफर्केशन कर रहे हो तो वो डिटेल दो, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ ईच पार्टनर ज्वाइंट, ये डेट वाला पॉइंट है, ये नेम्स वाला पॉइंट है, और एड्रेस वाला पॉइंट है। तो ये एक हो गया कि पार्टनर किस तारीख को ज्वाइन हुआ है, और दूसरे पॉइंट में लिखा है उसके नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, फर्म कितने दिनों के लिए बनी है, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप बना रहे हो या पार्टनरशिप एट विल बना रहे हो। अरे समझ में आई बात। ये सब आप रजिस्ट्रेशन के समय ध्यान रखोगे। इसमें आगे लिखा है स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर। ऑब्वियस बात है कि ये स्टेटमेंट में सभी पार्टनर के साइन चाहिए। तुम ध्यान देना, एग्रीमेंट जो तुमने बनाया है वो एक कॉपी है, वो भी भेजोगे इसके साथ, ये स्टेटमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अलग पेपर है, एक एग्रीमेंट वाला पेपर तुम्हारा रखा है वो अलग है, ये अलग फॉर्म है जो आपने भरा है, और इसमें ये स्टेटमेंट लिखा है, और उसमें ये 8 पॉइंट्स, कितने ये 6 पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं। कोई डाउट है इसमें? इस स्टेटमेंट पे सभी पार्टनर के साइन चाहिए कि हम रजिस्टर कराना चाहते हैं। एक भी पार्टनर मिसिंग है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल ऑल्सो वेरीफाई द मैनर प्रिस्क्राइब, मतलब वेरिफिकेशन भी चाहिए। वेरिफिकेशन क्या होता है सर? विटनेस वगैरह, भाई ये साइन फेक नहीं है, मैंने ही किए हैं, इसका गवाह है। एजेंट कर सकते हैं, एजेंट ऑब्वियसली जो एक्शन करते हैं उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, लेकिन जब आप, क्या होता है, दो तरह के एजेंट होते हैं, एक होते हैं जनरल एजेंट और एक होते हैं स्पेशल एजेंट्स। ये जनरल एजेंट साइन नहीं कर सकता है, स्पेसिफिकली पार्टनरशिप रजिस्टर कराने के लिए मैं अवेलेबल नहीं था तो मेरे एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, उस पावर ऑफ अटॉर्नी में स्पेसिफिक मेंशन है, होना चाहिए। कोई मेरा जनरल एजेंट है, मेरे बिहाफ पे कोई भी काम करता है, वो जाके साइन करेगा तो सफिशिएंट नहीं होगा। ये वर्ड लिखा है स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, तो इसके आगे लिख लो जनरल एजेंट नहीं कर सकता। समझ में आई बात? इतने वर्ड से ये क्लिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल एजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। A firm name shall not contain any of the following words. फर्म नेम में देखो यार, कंपनी के नेम में भी हमने रिजर्वेशंस मेंटेन किए थे कि आपका नाम जो है वो ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी आरबीआई कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अनडिजायरेबल नेम हो जाए। अनडिजायरेबल वर्ड याद है? रिजर्वेशन कराना पड़ता है कंपनी को रजिस्टर कराने के पहले, याद है? उसमें अनडिजायरेबिलिटी वाला क्लॉज है कि अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबिलिटी इस ग्राउंड पे तो आते ही है कि आपका नाम जो है वो आइडेंटिकल है किसी कंपनी से या सिमिलर है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा दिमाग में पब्लिक के, या फिर वो किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, चाहे वो सेंटिमेंट रिलीजियस सेंटिमेंट हो, नेशनल सेंटिमेंट हो, वो हर्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो गलत इम्प्रेजेंट मैसेज नहीं देना चाहिए कि आप गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन हो या ऐसा कुछ, जबकि आप नहीं हो। तो ये सब वो नेम्स की अनडिजायरेबिलिटी में आता था। कुछ याद भी आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? हाँ, तो ये सब मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं वही टर्म भी बोल रहा हूँ, देखो अनडिजायरेबल भी बोल दिया मैंने। तो लॉ में यही जरूरी होता है कि आप लगभग उस भाषा में बात करने लगो जिस भाषा में प्रोविजन लिखा है, पर ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप उसको रट्टा लगा के रखोगे। धीरे धीरे आपकी भाषा वैसी हो जानी चाहिए, योर लैंग्वेज शुड बी लाइक दैट।
तुम एक भाषा सीख रहे हो, ये बात समझ में आनी जरूरी है ना। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट ने भी ऐसी तरह की एक बात की है, तो इससे क्या है, कनेक्शन मेंटेन रहता है। कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तब भी याद आएगी कि फॉर्म पार्टनरशिप एक्ट ने भी ऐसी बात की है, यहाँ पे हमें वहां की याद आ रही है। यहाँ पे वो बोल रहा है क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द सैंक्शन, अप्रूवल, पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट। यही थी ना बात, कि हम आपके नाम से कहीं ये नहीं दिख जाए और ऊपर वाली बातें भी ना हो। एक्सेप्ट when the state government signifies its consent to the use of such word as a part of the firm name in writing। तो आपके नाम से गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं जाना चाहिए ऐसा। ये सब नाम क्या है सर, क्राउन, एम्परर, एम्परर, ये ना ये 1932 का एक्ट है, तब हम थे ब्रिटिश एम्पायर में। ये सब उसी के इम्प्रेशन लिखे हुए हैं आज भी। नहीं नहीं, अभी भी है ये एक्ट में, वो अनडिजायरेबल बोल के मना कर देंगे। हाँ, फर्म का नाम, अरे प्रोडक्ट का नाम रख लो वो ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंप्रेशन देता था उस समय कि भाई वो गवर्निंग बॉडी या गवर्नमेंट से फंडेड कुछ होगा। बात समझ में आई। बहुत सारे लॉज में बहुत सारे प्रोविजन आज भी वेट कर रहे हैं कि उनको उड़ा दिया जाए। ये भी वैसे ही है, ये सब लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाली, नीचे वाली तो सही है। रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 59, रजिस्ट्रार। अच्छा देखो, तुमने पार्टनरशिप डीड दे दी, एक फाइल लेके गए हो, इमेजिन करो पार्टनरशिप डीड है, उसमें ये स्टेटमेंट है, उसमें इस स्टेटमेंट पे साइन भी है, इस स्टेटमेंट में ये सब कंटेंट भी है ना। अब तुम बाय हैंड डिलीवरी करने जा रहे हो और रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो रजिस्ट्रार के पास, तो व्हेन द रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाई हो गया दैट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 58 हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, यही सारी बातें जो हमने बोली थी वो अगर पूरी हो गई हैं, इसको लिखते हैं ड्यूली कंप्लाइड विथ। ये लैंग्वेज है, ये तुम्हें आ जानी चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात लिखनी है तो हम लॉ की कोई रिक्वायरमेंट पूरी करने को लिखते हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन और द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन इज ड्यूली कंप्लाइड विथ ना। ये वोकेबलरी रोज सीखते जाओगे तो लॉ आसान हो जाएगा। ही शैल रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन द रजिस्टर। एक्चुअली उसको रजिस्ट्रार बुलाया इसलिए जाता है, उसके पास एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में वो एंट्री करता है। व्हीकल के केस में भी रजिस्ट्रार इसीलिए रजिस्ट्रार है, प्रॉपर्टी के केस में भी इसीलिए रजिस्ट्रार है, और फर्म के रजिस्ट्रार भी इसीलिए रजिस्ट्रार है कि उनके पास एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर का नाम है रजिस्टर ऑफ फर्म्स। जितनी फर्म रजिस्टर्ड है उसमें उसका नाम लिखा गया है। जैसे तुम्हारा स्कूल में नाम रजिस्टर होता है तो एक रजिस्टर में नाम लिखते हैं ना, वैसे ही है। एंड शैल फाइल द स्टेटमेंट, देन ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट। तो वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिया, रजिस्टर में उसने तुम्हारा नाम लिख लिया और इस बात का एक्नॉलेजमेंट तुम्हें दे दिया। जैसे तुम्हारे पास एडमिशन सर्टिफिकेट है कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है, आईसीआई की तरफ से भी तो है ना, ऐसे ही तो वही है। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। However, इसमें however है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्शन आ रहा है। रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीटेड एज सुन एज एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब फी नेसेसरी डिटेल कंसर्निंग द पर्टिकुलर ऑफ द पार्टनरशिप इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। वेरी वेरी आईएमपी याद है। कंपनीज को इससे जरा कंपेयर करो, क्योंकि तुम कंपनीज एक्ट पढ़ रखे हो। वही वाली बात है कि क्यों हम धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि हम बाकी के सिनारियो समझने लगते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जाता है। कंपनी के केस में तुम रजिस्टर उस डेट से माने जाते हो जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी होती है। याद आया ऐसा? द डेट मेंशन्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उस डेट से तुम इंपैक्ट माने जाते हो कि तुम रजिस्टर हुए हो। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है। यहां पे क्या लिखा है? जिस दिन तुमने डिलीवर्ड कर दिया था क्या सारी फाइल के पेपर, उसी दिन से रजिस्टर मान लिए जाते हो। उसका सर्टिफिकेट बाद में आया होगा, उसने रजिस्टर में नाम बाद में लिखा होगा,
ना वो डेट इंपॉर्टेंट है जिस दिन उसने रजिस्टर में नाम लिखा, ना वो डेट इंपॉर्टेंट है जो डेट छपी हुई है इनकॉर्पोरेशन सॉरी ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, ना वो डेट इंपॉर्टेंट है जिस दिन तुम्हें ये हाथ में मिला है। केस स्टडी इस पे ही आएगी, कौन से डेट पे रजिस्टर मानोगे, और सारी डेट दे देगा वो। बोले इस डेट पे तुमने फाइल जमा करी, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट इस डेट पे हुई, फिर बोल देगा इस डेट पे वो रजिस्टर हुई फॉर्म, मतलब वो रजिस्टर में लिखा गया नाम, इस डेट पे उसने ये डेट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे लिखी गई। फिर एक डेट दे देगा, बोलेगा इस डेट पे तुम्हें मिली वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 5-6 डेट है क्वेश्चन में, अब तुम बताओ कौन सी डेट पे रजिस्ट्रेशन माना जाए, और कोई एक पार्टी बता देगा वो तो इस डेट पे मान रहा है, और उस पर हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई वो सही मान रहा है या गलत मान रहा है। तो पढ़ते पढ़ते ऐसा माइंड होते जाना चाहिए कि टॉपिक पढ़ने से पता हो कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। जब माइंड इस तरफ चलेगा तो तुम्हारे पास वो कमांड आएगी कि पेपर में उसने वो क्वेश्चन नहीं दिए जो हर बार पूछ रहा था, या पिछले साल के क्वेश्चन नहीं आए। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम उसकी थोड़ी टोन समझ पाए और पढ़ते समय हमें वो हिट हो। तो इसके ऊपर केस स्टडी आएगी। और कंपनीज वाले मामले में मैंने इसलिए रेफर कर दिया यहाँ पे कि जाके देखना वहां पे जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मानी जाती है कि किस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको, इसी तरह के सर्टिफिकेट को। उस पे जो डेट छपी है वो होती है, वहां अलग है। यहां कौन सी डेट है, डिलीवर जिस दिन किया है, क्या डिलीवर किया है, यस एप्लीकेशन और फीस, फीस जरूरी है, अलॉन्ग विथ नेसेसरी डिटेल्स। तो जिस दिन तुमने एप्लीकेशन दी है, फीस दी है, अलॉन्ग विथ नेसेसरी डिटेल, मतलब मैंने इसलिए बोला कि इस सब 3-4 वर्ड को लिए अपने लिए दिमाग में फाइल बना लो। जिस दिन तुमने फाइल डिलीवर करी है उसी दिन रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो किस दिन रजिस्टर में लिख रहे हैं आपका नाम, ये एक उनका रूटीन मैटर है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और लिखने के बाद वो सर्टिफिकेट बनाएंगे। स्कूल गए तो एडमिशन किस दिन से मान लो, जिस दिन उन्होंने तुम्हारा एक्सेप्टेंस ले लिया कि हाँ ठीक है तुम्हारी ये सारी डिटेल है, तुम्हारी ये फाइल है, तुम्हारी ये फीस है, ओके जाओ। एडमिशन उसी दिन से मान लेंगे, भले वो अपने रजिस्टर में किस दिन लिख रहे हैं हमको क्या पता, कब हमें वो फीस कार्ड देंगे, कब हमें वो सारे पेपर्स देंगे, वो भी कोई मैटर नहीं करता है। उसने फीस ले ली ना तुमसे, एक्सेप्ट कर ली ना तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट फाइल, उस दिन से तुम रजिस्टर हो। बिल्कुल स्कूल जैसा मामला है। बात समझ में आई या नहीं आई, कंपनी में स्कूल जैसा मामला नहीं है। हाँ आगे चलो। रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी अफेक्टेड इवन आफ्टर सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म, बट इन दैट केस द अननेसेसरी it is unnecessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file the fresh suit। मतलब क्या है पता है, ये केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी ऐसी बनेगी, तुम अनरजिस्टर्ड फर्म थे, तुमने एक सूट फाइल किया है फर्म के नाम पे या पार्टनर के नाम पे, उस डेट के बाद तुमने फाइल जमा की है रजिस्ट्रार के पास। तो सवाल यह है कि क्या अब जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका इंपैक्ट कैसा रहेगा केस पे। वो यही कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये केस वैलिड केस है और ये माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के वो केस खत्म नहीं होना चाहिए, बस उसका ऑर्डर नहीं आना चाहिए। मेरी बात सुनना ध्यान से, उसका ऑर्डर नहीं आना चाहिए। केस चल रहा है, केस चालू हुआ था तब मैं हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड थी, थर्ड पार्टी ने सपोज हमारी फर्म पे केस कर दिया, और इजी कर दो, हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड थी, हम उस पर रिस्पॉन्स केस नहीं कर पा रहे थे, हमारे वकील ने बताया फर्म रजिस्टर करा लो, हमने फर्म रजिस्टर कराने के लिए फाइल सबमिट कर दी, फाइल एक्सेप्ट हो गई। अब सवाल ये है कि हमारे दिमाग में 2 डाउट आ रहे हैं, हम अपने वकील से पूछने जा रहे हैं
यार हमने तो बाद में की, अब हम केस कर पाएंगे, हमारा केस करना वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? और वो जो पुराना केस चल रहा था वो, उसका क्या होगा? तो वकील ये समझाएगा इट इज इररिलेवेंट। अगर उसने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेगा ये प्रोविजन जब वो, तो वो उससे कहेगा देखो ये एक्ट में लिखा है। केस का फैसला आ जाता, केस का ऑर्डर आ जाता तो बात अलग होती। केस चल रहा है ना, केस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, कोर्ट में चल रहा है, उसके बीच में तुमने, एंड नहीं हुआ है, उसके बीच में तुमने रजिस्ट्रेशन कराया है, इट इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस केस में तुम रजिस्टर्ड फॉर्म मान लिए जाओगे जिस दिन से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये लिखा है, तो मान लिए जाओगे रजिस्टर्ड फॉर्म। तो आप रजिस्ट्रेशन तब भी करा सकते हो, लॉ आपको अलाउ कर रहा है, और आप रजिस्टर्ड फॉर्म मान लिए जाओगे जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस केस में आपकी गिनती, आपका स्टेटस बदल जाएगा। इसके लिए पहले केस विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर नया केस लगाना पड़ेगा, तब तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म काउंट होगे। ऐसा डाउट हमारे मन में था, तो वकील ने क्लियर किया आपको ये अननेसेसरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर केस चल रहा है तो तुम रजिस्टर्ड फॉर्म मान लिए जाओगे। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी अफेक्टेड, रजिस्ट्रेशन तब भी इफेक्ट में आ जाएगा इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म। इवन आफ्टर, फर्म ने सूट फाइल कर दिया है, बट इन दैट केस इट इज अननेसेसरी टू विड्रॉ द सूट फर्स्ट। तो वो सूट को विड्रॉ करना अननेसेसरी है। अच्छा, क्योंकि ये केस किसने लगा रखा है? ना 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 ना, अब फिर वही बात है ना, इसे तो मैंने ध्यान से पढ़ के दिखाया तुम्हें। मेरी कहानी में मैंने किससे केस लगवाए थे? आउटसाइडर से। आउटसाइडर से केस लगवाया था मैंने। हाँ। यहाँ केस किसने लगाया है? जब वो अनरजिस्टर्ड थी। खुद ने लगाया है तो विड्रॉ करो, फिर से लगा लो। दूसरे ने लगाया तो हम क्या करेंगे? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए उसने जो बट लगाया ना वो अलग जगह लगाया, बट के पहले की लाइन तो वैलिड ही है ना। तो अगर सूट फाइल, रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी अफेक्टेड इवन आफ्टर सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म। बात समझ में आई कि नहीं? बट इट इज नेसेसरी टू विड्रॉ द सूट फर्स्ट एंड गेट द फर्म रजिस्टर्ड एंड देन फाइल अ फ्रेश सूट। सूट फाइल कर सकता है, पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे फैसले नहीं होंगे। हाँ, हाँ, पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे फैसले, वो कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ समझ में आया क्या? दोनों बातों में अंतर नहीं आया समझ? हमारी फर्म चल रही है, बिजनेस कर रही है, फर्म के नाम से सूट फाइल हो जाएगा। लेकिन जब जज साहब बोलेंगे कि यार तुम्हारी क्या दलील है, तुम्हारी क्या दलील, तुम वो पेपर लेके आए तुम्हारे एग्रीमेंट का कि देखो हमारा ये पार्टनरशिप डीड है, नॉट वैलिड, जो वो रजिस्टर ही नहीं है तुम्हारी डीड। कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट, लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, ये क्या है? हाँ, अब देखो, सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 58 में टाइम लिखा हुआ है, हमें मिला? हमें टाइम मिला? उसने ऊपर लिखा है कहीं? बुक में उसने मेंशन ही नहीं किया है।
मैं देखता हूँ इसको, मेरे को नहीं लगता है कुछ काम की बात लिखी है, अननेसेसरी है। फिर भी अगर कोई मिलेगा तो मैं बताता हूँ। एनी टाइम ही लिख रहे हैं सब, कुछ ऐसा है नहीं। अगर मेरे को लगता है ये पॉइंट इसलिए लिख रखा होगा, मैं एक बार यहाँ पे अभी वो क्या बोलते हैं, बेयर एक्ट नहीं ओपन किया, बेयर एक्ट ओपन करके मैं देख लूंगा। अगर टाइम स्पेसिफाई किया जाए तो ये पॉइंट आना चाहिए। एनी टाइम लिख रखा है उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता। या फिर ऐसा होगा कि कोर्ट अगर ऑर्डर दे, शायद बेयर एक्ट में शायद ये गुंजाइश होगी कि कोई अथॉरिटी या कोर्ट ने कहा है कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा बाय दिस डेट, और नहीं होते हो तो क्या होता है, मे बी। मैं एक बार इसको देख लूंगा बेयर एक्ट में। चलो आगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सूट फाइल नहीं हो पाएगा। अब ये सूट फाइल नहीं होने का क्या मतलब होता है? द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट entered into by the firm unless the firm is registered and the person suing are or have been shown in the register of the firm as a partner in the firm. In other words, a registered firm can only file a suit. अभी ऊपर हमने पढ़ा कि वो सर थर्ड पार्टी वाली बात जो मैं कह रहा था कि उनके ऊपर सूट फाइल थर्ड पार्टी ने कराए, सपोज करो, तो हो सकता है फर्म बोले कि सर हम फर्म है और हमारा एक एग्रीमेंट है। जज साहब पूछेंगे लाओ तुम्हारा एग्रीमेंट, बोले उन्होंने दे दिया, बोले ये तो अनरजिस्टर्ड है, बोले हाँ ये अनरजिस्टर्ड है, तो जाओ पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, तो वो डेट दे देंगे। शायद ये उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि उस डेट तक आपको रजिस्टर कराना है। क्योंकि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड फर्म हो तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, आपके अगेंस्ट तो केस हो सकता है ना, ये तो हमने पढ़ा है। सामने वाली पार्टी आएगी उसके आपके अगेंस्ट केस कर देगी, आप कोई लीगल एक्शन लेना चाहोगे किसी के अगेंस्ट सूट फाइल करने के तो नहीं ले पाओगे। कोई डाउट है तो बताओ, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं ले सकते। अगली बात, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम्स इफ एक्शन इज बॉट अगेंस्ट द फर्म बाय द थर्ड पार्टी नेदर द फर्म और द पार्टनर नॉर द पार्टनर कैन क्लेम एनी सेट ऑफ should be valued more than 100 पर परस्यू अदर प्रोसीडिंग। मैंने कहा ना पुराना एक्ट, पुरानी लैंग्वेज अभी भी लिखी हुई है, 100 रुपए की बातें लिखी है। खैर, आप सेट ऑफ नहीं मांग सकते का मतलब ये है कि यार कुछ पैसा तुमने भी दिया होगा, उसका तुम क्लेम मांग रहे हो, वो नहीं मिलेगा। अगली बात, एग्रीड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर या फर्म के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता। आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म और एनी पर्सन elect to be or have been a partner in the firm but such a person may sue for dissolution of the firm। मैंने कहा था ना सूट फाइल हो जाएगा, आप पर्टिकुलर फर्म या पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते। लेना है तो पहले रजिस्टर होके आओ। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट तो नो सूट लिखा है, यहां नो सूट नहीं लिखा है, यहाँ लीगल एक्शन नहीं ले सकते ऑन द बेसिस ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। मतलब वो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिखा के तुम एक्शन नहीं ले सकते हो, पर डिसोल्यूशन करा सकते हो, उसके लिए केस भी कर सकते हो। कोई डाउट है तो बताओ। थर्ड पार्टी कैन sue द फर्म, ऑब्वियसली यही तो फर्स्ट पॉइंट का आधा पार्ट तो यही है। इन केस द अनरजिस्टर्ड फर्म एन एक्शन कैन बी बॉट अगेंस्ट द फर्म बाय द थर्ड पार्टी। 3 पॉइंट हमने वही पढ़े, ये एक सेट ऑफ वाला पॉइंट जो है ये अलग से हमने पढ़ लिया। नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी।
नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अनरजिस्टर्ड हो फिर भी आपको ये राइट्स तो मिलेंगे। राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द फर्म, अरे ऑब्वियस बात है। राइट ऑफ पार्टनर टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फॉर सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म, और फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द डिसॉल्व्ड फर्म। तो डिसोल्यूशन के लिए फाइल करो केस, और डिसोल्यूशन के बाद सेटलमेंट, प्रॉपर्टी, इसके अकाउंट्स, इसके लिए भी तुम क्लेम कर सकते हो। पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो ये पता है ना, ये ऑफिसर कोर्ट अपॉइंट करता है इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। उसके राइट रहेंगे अनरजिस्टर्ड फर्म पे भी। कोई डाउट है भाई? एबीसी में से सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट ने एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया। ऑफिशियल रिसीवर ने आके ए और बी को बोला कि मैं आया हूं सी की प्रॉपर्टी और अकाउंट्स लाओ, सब दिखाओ, कितना उसको दोगे, क्योंकि वो तो हो गया इंसॉल्वेंट, तो उसका हिस्सा निकालो फर्म में से। तो ही कैन क्लेम दैट। कोई डाउट है? द राइट टू सू और क्लेम a set off if the value of the suit does not exceed 100 in value। ये जो ये कहानी फालतू से लिखी थी ना, जो मैंने अलग से मार्क की थी, 100 रुपए से कम की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो अनरजिस्टर्ड फॉर्म पे भी, 100 रुपए से कम। इसीलिए वो फालतू पॉइंट था, इसीलिए तुम्हें 11 में नहीं दिखा। मेरी बात समझ में आई क्या? आज भी वो 100 ही लिखा हुआ है, उसको 10,000 कर दे कोई, 1 लाख कर दे तो फर्क भी पड़ेगा। 1932 के 100 रुपए, ऑब्वियसली 100 रुपए अलग थे। एक और राइट है, द राइट टू सूट प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हेयर्स। तो कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो डिसीज पार्टनर के बिहाफ पे भी फर्म पे केस किया जा सकता है। कोई डाउट है? और फर्म को अकाउंट्स देने पड़ेंगे, क्या प्रॉपर्टी रिलाइज वो सेटलमेंट में डिमांड कर रहा है, उस पर बात हो सकती है कोर्ट में। एक एग्जांपल दिया है, ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म इन 2017 विथ एबीसी पार्टनर्स, इन 2018 एडाइस। ठीक है। इन 2019 बी एंड सी sue X in the name on behalf of A and company without fresh registration। फॉर्म केस कर रही है, अनरजिस्टर्ड है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऐसा है क्या? फॉर्म पहले रजिस्टर थी, पर एक पार्टनर की डेथ हो गई है, एक ही, सॉरी, ये गया। अब क्या उन्हें नई फर्म जो बी और सी बचे हैं उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? सवाल ये है। डिपेंड करता है किस बात? आरओसी, एक तो तुम्हारे लैंग्वेज ऐसी बढ़िया चलती है, सुधरो। रजिस्ट्रार, एज रिगार्ड द क्वेश्चन वेदर इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, पहली बात तो वो रजिस्टर्ड फर्म थी, अनरजिस्टर्ड का तो क्वेश्चन ही नहीं है। हुज बिजनेस वॉज कैरिड ऑन और आफ्टर डिसोल्यूशन और डेथ, और ऑब्वियसली ये क्लॉज उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होगा, इसीलिए तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बात याद रखते हो ना? A suit can be filed by the remaining partners in respect of the subsequent dealing and transaction without notifying to the registrar of the firm। तू तो बोल रही थी कि नोटिफाई करना पड़ेगा। The changes in the constitution of the firm, it was decided that remaining partners should sue in respect of the subsequent dealing or transaction even though the firm was not registered again after such dissolution and no notice of the partner was given to the registrar। The test applied in these